हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो? आई होप आपकी स्टडीज अच्छे से चल रही हैं, आप अच्छे अच्छे अपना रिवीजन कर रहे हो। आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक लेके आए हैं, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 जो लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है उसमें ही ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में दिया हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूट्रिशन के बारे में बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स खाना लेते हैं और उसको यूज करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी में रिपेयर के लिए। कोई इंजरी हुई है उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, और जो डेली एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो हमें कहाँ से मिल रही है? फूड से मिलती है। तो ये जो हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें फूड यूटिलाइज कर रहे हैं हम अपनी बॉडी में, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो आउटसाइड सोर्स से अपना खाना ले रहे हैं। जैसे कि एनिमल्स हैं, वो दूसरे प्लांट्स को खा रहे हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स को ले रहे हैं, कार्निवोरस एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गई, ये हमने पिछले वीडियो में करा था। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। कैसे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेते हैं, कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अमीबा के लिए देखो, जो ऑटोट्रॉफिक है वो तो खाना खुद बना रहे हैं, और जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है वो अपना न्यूट्रिशन कहीं और से, बाहर से, आउटर सोर्सेस से ले रहे हैं। तो अमीबा है, अमीबा कैसे लेता है? इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और ये ऐसे एक्सटेंड करके ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थ्रो करता है, जिसे बोलते हैं स्यूडोपोडियम। अब जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई भी फूड पार्टिकल इसके नियर आता है तो ये अपने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड करता है और इनसे ये इस तरीके से अपने खाने को एनगल्फ कर लेगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? और ये खाना इसमें फूड वैक्यूल में चला जाता है, जहां पे फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पे काम करके इसको डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से एक फूड वैक्यूल बन जाता है। अब फूड पूरा अंदर आ गया, ये इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड किया और धीरे धीरे ऐसे कवर कर देगा। तो ये यहाँ पे ये अंदर एक फूड वैक्यूल बन गया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से अमीबा अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम क्या होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें कोई ऐसे स्यूडोपोडियम नहीं होते जैसे अमीबा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर फूड की एंट्री के लिए एक पॉइंट होता है। अब यहाँ तक फूड लाने के लिए आप ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये होते हैं सीलिया। ठीक है, तो ये सीलिया क्या करते हैं? ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो है ये फूड को पुश करते हैं, उसको अपने मूवमेंट से पुश करके एक पर्टिकुलर इस स्पॉट तक लेकर आते हैं जहां से खाना पैरामीशियम में एंटर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। अब अगर हम बात करते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स में बात करें, तो हमारे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले खाने को खाते हैं, हम च्यू करते हैं, उसको इंजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंजेस्ट करने के बाद उसका हमारे बॉडी में होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद खाना एब्जॉर्ब होता है, बॉडी उसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन हुआ, अब जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं उनसे एनर्जी रिलीज होनी है, वो एसिमिलेशन में आएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो रिमूव हो जाता है बॉडी से, उसे बोलते हैं इजेशन। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं एनिमल न्यूट्रिशन में। अब हम शुरू करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम
पता है ह्यूमंस में, अभी मैंने आपको बताया हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हम अपना न्यूट्रिशन बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। हम अपनी बॉडी में अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना न्यूट्रिशन बाहर से ले रहे हैं। हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये पूरा लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देख रहे हो आप, ऐसे पूरी लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे फिनिश होती है। ये इसके पार्ट्स मैं बताती हूँ आपको। ये देख रहे हो, यहाँ माउथ से स्टार्ट हुआ, ये माउथ से यहाँ पे ये ईसोफेगस में आया, ठीक है। ये इधर पीछे फेरिंग्स है, फेरिंग्स से फिर ये ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर इसके बाद ये यहाँ से जाता है हमारा लॉन्ग इंटेस्टाइन में, ये ऐसे लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, यहाँ फिर रेक्टम और एनस, ये हमारा पूरा एक ट्यूबुलर फॉर्म में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं, जैसे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये लिवर हो गया, ये पैनक्रियास हो गया और ये गॉल ब्लैडर हो गया। ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, इनका भी अपना रोल होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। ये एंजाइम्स फूड डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अभी हम क्या है, इस पूरे डायग्राम को हम लेबल करेंगे। अब ये हुआ माउथ, इसे बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ये बक्कल कैविटी भी होती है। और ये हो गया हमारा ईसोफेगस, यहां से ये, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ये कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से। फिर ये हुई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये हुआ लिवर, ये येलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये होता है पैनक्रियास। और ये ग्रीन जो दिख रहा है ये है गॉल ब्लैडर, ये हो गया एनस। तो ये हो गया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इसको एक एक पार्ट बाय पार्ट हम इनको लेते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले है माउथ और बक्कल कैविटी। आप सबसे पहले आप खाना खा रहे हो, आप च्यू कर रहे हो, तो अपने माउथ में आप च्यू कर रहे हो, आपके टीथ हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं खाने को च्यू करने में। खाना च्यू करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब वो खाना ब्रेक होता है छोटे छोटे पीसेस में, तो उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इजीली काम कर सकती हैं और डाइजेशन इजी होता है, ठीक है। स्टमक को इतना काम नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज वो खाने को फिर स्टमक को ज्यादा उसमें डाइजेशन में टाइम लगता है उस फूड को डाइजेस्ट करने में, तो इसलिए वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक किया जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कि, और उस पर एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकती हैं डाइजेशन में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर अच्छे से काम कर सकती हैं। इसके अलावा जो हमारे माउथ में टंग है और जो हमारे सलाइवरी जूसेस सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा रिलीज कर रहा है। ये सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है और एक बोलस जिसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बोलस, ठीक है। तो जब सलाइवा और फूड जो हमने च्यू किया है वो मिक्स हो जाता है, वो एक ऐसे गोल सा बोलस सा बन जाएगा, उसको फिर स्वॉलो करना आसान होता है, इसीलिए सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है जिससे कि वो स्वॉलोइंग में, सटकने में आसान होता है। इसके अलावा सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होती हैं जो स्टार्च को डाइजेस्ट करती हैं, जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो
सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होती है, ये स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। आप ट्राई करना कभी, आप जैसे चावल बनते हैं जो बॉइल्ड राइस होता है, प्लेन राइस है, आप उसको खाली च्यू करिएगा, चावल के मतलब दाल वगैरह कुछ नहीं मिला हो, आप खाली उसको च्यू करो। शुरू में आपको कुछ नहीं लगेगा, बट आफ्टर 10 to 15 सेकेंड्स आप फील करोगे कि वो थोड़ा स्वीट टेस्ट कर रहा है चावल। क्यों? क्योंकि सलाइवा में जो एंजाइम्स हैं वो इस पे एक्ट करना शुरू कर देती हैं। चावल में स्टार्च होता है, उस स्टार्च पे ये सलाइवरी अमाइलेज एक्ट कर रही है और उसको डाइजेशन स्टार्ट किया। तो जब वो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है तो वो बनाती है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज की वजह से आपको वो स्वीट फील होगा फिर थोड़ा सा। तो यहाँ पे सबसे पहला डाइजेस्टिव प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो गया? माउथ में ही शुरू हो जाता है। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च पे काम करती है, डाइजेस्ट करती है उसको और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। तो आपके माउथ में ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अभी अगर हम माउथ में देखें, देखो दांत होते हैं ना, दांत का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसमें सबसे ऊपर होता है ये इनामल, ये वाइट पोर्शन जो है ये इनामल है। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट होता है, जो हमको कलर दिखता है वो डेंटिन का कलर होता है, ठीक है। इसके नीचे होती है डेंटिन और उसके भी नीचे होता है पल्प। अब होता क्या है कि हमारे माउथ में जो एक बैक्टीरियाज हैं, अगर हमने खाना खाया, कुछ स्वीट फूड खाया है, तो शुगर्स पे ये बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं और उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में। जब ये बैक्टीरिया जो शुगर पे काम कर रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये एसिड्स क्या करते हैं, ये इनामल को डाइजेस्ट करने लगते हैं, उसको डिसॉल्व करने लगते हैं। सॉरी, डाइजेस्ट नहीं, उसको इनामल को डिसॉल्व करने लगते हैं। तो वो जो एसिड है, जब वो इनामल को डिसॉल्व कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसे कैविटी बन जाती है ना। दांत भी रोने लगता है कि मेरे तो दर्द हो रहा है, मेरे अंदर छेद हो गया है, मुझको ठीक करो। होता क्या है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये फूड पार्टिकल्स के साथ, जो खाना आपके दांतों में फंसा रह गया उसके साथ मिलके टीथ पे चिपक जाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। और एक ऐसी लेयर होती है जिसके बाद सलाइवा जो होता है ना, वो आपके दांत तक के सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाता। और सलाइवा क्या कर सकता है, जो एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड पार्टिकल्स के साथ मिलके, है ना, फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करके जो बैक्टीरिया एसिड बना रहे हैं, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है सलाइवा। पर होता क्या है, एक प्लाक, एक लेयर बना लेते हैं ये बैक्टीरिया फूड पार्टिकल के साथ मिलके, और उसके बाद ये सलाइवा उस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। अब उससे क्या होता है, ये प्लाक अगर आप क्लीन नहीं करोगे, आप नहीं हटाओगे, ये प्लाक हट जाता है। आप डेली ब्रश करो, प्लाक हट जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रश नहीं करोगे ट्वाइस अ डे, तो ये प्लाक जमा रहेगा, सलाइवा एक्ट नहीं करेगा और बैक्टीरिया अपना काम करता जाएगा और आपके दांत में कैविटी हो जाएगी। ये कैविटी अगर आपने ट्रीट नहीं करवाई स्टार्टिंग में ही, तो ये पल्प तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये कैविटी बढ़ते 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 यहाँ पल्प तक पहुंच जाएगी, यहाँ होगा दांत का पल्प। और अगर पल्प तक पहुंच गई तो फिर उसमें होता है पेन, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं और उससे फिर पेन होने लगता है। फिर जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास दांत ठीक करवाने। इसलिए पहले ही ब्रश करो, डेंटिस्ट से दूर रहोगे। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो अंदर मसल्स होती है ना, यहाँ अंदर मसल्स होती हैं, आप तो ऐसे सेक्शन में देख रहे हो, ये एक्चुअली राउंड ट्यूब है, पाइप की तरह है। और इसमें क्या है, चारों तरफ अंदर ऐसे मसल्स होती हैं। ये मसल्स, इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऐसे चलता रहता है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, उससे क्या होगा, एक मूवमेंट क्रिएट होता है यहाँ पे, और उससे खाने को पुश करती है ये फूड पाइप से, खाना फिर नीचे चला जाता है स्टमक तक। और ये उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस की मदद से खाना आपके माउथ से स्टमक तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रेच हो जाता है और इसमें खाना पहले जाके स्टोर होता है और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है।
ठीक है। स्टमक की वॉल पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मारता है, साथ ही खाने को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए? क्योंकि जो नेक्स्ट एंजाइम इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती है पेप्सिन, ये एसिडिक मीडियम में ही काम करती है और ये पेप्सिन एंजाइम्स डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को। तो गैस्ट्रिक जूस में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है और साथ ही जर्म्स को भी किल करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। उसके अलावा एसिडिक मीडियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस जो नेक्स्ट एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, जिसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, उसको अपना काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़ जो इस गैस्ट्रिक जूस में होती है वो होती है म्यूकस। म्यूकस जो होता है ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है इस एसिड से। अगर ज़्यादा एसिडिटी होगी तो आपका स्टमक भी तो खराब हो जाएगा ना, उसकी लाइन मसल्स को, उसकी जो अंदर टिश्यूज हैं उनको परेशानी होगी। तो उस एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए ही गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस भी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने खाना खाया, स्टमक में रहा, एसिड से मिक्स हुआ, पेप्सिन ने अपना काम किया, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब खाना यहाँ से यही इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है पूरी ट्यूब में और खाना पुश होता है अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सबसे लंबा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। ठीक है, ये बहुत लंबा पार्ट होता है, लेकिन ये छोटे से एरिया में ऐसे कॉइल्ड उसमें रहता है, तो ये बहुत छोटी जगह पे ये आ जाती है इतनी लंबी ट्यूब। अब ये लेंथ भी इसकी डिफर करती है, बदलती है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग लेंथ मिलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। उनकी क्यों? उनकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग। जैसे हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो घास खा रहे हैं, उनको क्या है, प्लांट्स खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं, उनमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। ठीक है, तो उसके डाइजेशन में क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस एनिमल्स। उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी छोटी होती है क्योंकि उन्हें नॉन वेज फूड जो वो खा रहे हैं, उन्हें मीट जो है वो डाइजेस्ट करना है, वो इजी होता है डाइजेशन में एज कंपेयर टू सेल्यूलोज। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये यहाँ पे जो फूड में आपके न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होना है वो सब यहाँ पे होना है, डाइजेशन जो भी होना है वो सब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है। तो आपका माउथ में स्टार्ट हुआ, सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च पे एक्ट करना शुरू किया, फिर स्टमक में पेप्सिन था, पेप्सिन ने किस पे काम किया? प्रोटीन्स पे। अब यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एंजाइम्स, मेजर जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और यहाँ पे फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स आती हैं लिवर से और पैनक्रियास से। तो लिवर और पैनक्रियास से एंजाइम्स यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देती हैं। तो जो खाना हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, ये क्या है? ये एसिडिक है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ था जिसने एसिडिक मीडियम बनाया, तो खाना क्या है? अभी एसिडिक है। लेकिन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, जो पैनक्रियास से एंजाइम्स रिलीज होती हैं, उसको खाने पे काम करने के लिए उसको चाहिए एल्कलाइन मीडियम। तो अभी क्या है, जो फूड आया है वो एसिडिक है, उसको हमें एल्कलाइन बनाना होगा जिससे कि पैनक्रियास से रिलीज होने वाली एंजाइम्स वो उस पर काम कर सकें। तो उसके लिए बाइल जूस क्या करता है? लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है। ये बाइल जूस इस फूड को एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। बाइल जूस ऑल्सो एक्ट्स ऑन फैट्स, ब्रेकिंग देयर लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। तो बाइल जूस जो लिवर से सिक्रीट हुआ, इसने दो काम करे। एक तो इसने क्या करा, मीडियम एल्कलाइन बना दिया फूड का। दूसरा वो क्या करता है, वो फैट्स पे एक्ट करता है। ये बाइल जूस बेसिकली जो फैट्स होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स फॉर्म में होते हैं, उनको ब्रेक करना होता है स्मॉलर वंस पे, तभी उनकी एंजाइम्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो अच्छे से उनको डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, ये होता है
बाइल जूस की वजह से। तो बाइल जूस ने क्या करा, दो चीजें करी, एक तो एल्कलाइन मीडियम बनाया, दूसरा फैट्स को के लार्ज ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करके उसको स्मॉलर वंस में, छोटे ग्लोब्यूल्स में बदल दिया। इससे एंजाइम्स उस पर अच्छे से एक्ट कर पाएंगी। दूसरा, जो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, इसमें दो एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, एक होती है ट्रिप्सिन और एक होती है लाइपेज। ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स क्या करती हैं, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है, और लाइपेज जो बाइल जूस ने फैट्स को ब्रेक किया था स्मॉलर वंस में, उनको डाइजेस्ट करती है। उस इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन में टी है और प्रोटीन में भी टी है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगी। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, इनमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है ये हमारी, इसकी वॉल्स होती हैं, है ना, ट्यूब ही तो है, इसके अंदर जो लाइनिंग है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। ये इंटेस्टाइनल जूसेस फाइनली पूरा कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप जो कार्बोहाइड्रेट्स, आप शुगर ले रहे हो, सिंपल ग्लूकोज फॉर्म में नहीं होता है, किसी में सुक्रोज फॉर्म में है, किसी में फ्रक्टोज फॉर्म में होता है फ्रूट्स में, तो उनको सबको चेंज करके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज करके, डाइजेस्ट करके कंप्लीटली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो फूड को ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। दूसरा, इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। फाइनल डाइजेशन हो गया प्रोटीन से, अमीनो एसिड्स रिलीज हो जाते हैं। फैट्स, जो फैट्स थे उस पर लाइपेज ने तो काम करा ही, और उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फिर इनसे हमारी बॉडी एनर्जी लेती है। तो अब क्या हुआ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट हुआ है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ, ये ग्लूकोज बना, अमीनो एसिड्स बने, और जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बने हैं, इनको क्या है, अब इनको एब्जॉर्ब भी तो करना है बॉडी को। तो वो बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ये एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है। इसकी जो अंदर की वॉल्स होती हैं, आप ये देखोगे डायग्राम में, ये देख रहे हो आप, ये अंदर की वॉल है ना, यहाँ पे ऐसे आपको ये दिख रहा है ऐसे, तो इसको ऐसे फैला के देखेंगे तो हम देखेंगे ये ऐसे, ये देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये विलाई कहलाते हैं। ये क्या हो रहा है, एक लाइन मान लो ये है, ठीक है, ये छोटी लाइन है और ये एक बड़ी लाइन है, लेकिन हमें कॉम्पैक्ट इतने में ही करनी है ये लाइन, बड़ी वाली लाइन भी। तो हमने क्या करा, इसकी सरफेस को ऐसे 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 ऐसे, इस पेपर को ऐसे कर दो आप, तो ये अब क्या हुआ, यहाँ तक आ गया। अब आप देखोगे कि इससे क्या हुआ, वो जो लंबी लाइन थी उसने छोटी जगह में अपना एरिया बढ़ा लिया। तो ऐसे ही क्या करा है, यहाँ के अंदर की वॉल्स ने अपना एरिया बढ़ा लिया, ऐसे विलाई, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ पे, जिनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। आप देख रहे हो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स में तो एब्जॉर्ब हो रहा है खाना, आपके ब्लड में जा रहा है सारा न्यूट्रिएंट्स जो भी आप डाइजेशन के बाद बने, ये सब एब्जॉर्ब होके नहीं ब्लड वेसल्स में ही जा रहे हैं, ब्लड के थ्रू फिर ये दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक जाते हैं एनर्जी के लिए। तो क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल्स का, जिससे ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सकता है न्यूट्रिएंट्स का। इनमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड, आपका जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जा रहा है, ब्लड में ही तो जा रहा है, तो वो न्यूट्रिशन सारा ब्लड में जाता है और ब्लड से ये दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक जाता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे बस जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब लार्ज इंटेस्टाइन में गया। यहाँ पे ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसमें से एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद जो भी वेस्ट बचता है वो सारा यहाँ रेक्टम में आके, रेक्टम से और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं हम ईजेशन। तो अगर हम देखते हैं अभी कौन कौन सी एंजाइम्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, तो माउथ में सबसे पहले होती है सलाइवरी अमाइलेज,
और ये किस पे एक्ट करती है? स्टार्च पे। यहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट फूड गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एसिडिक मीडियम बनाता है फूड में, और वो एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पे एक एंजाइम होती है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स पे काम करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, और उसको चाहिए होता है एसिडिक मीडियम। तो उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होती है स्टमक में पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स पे काम करती है। इसके बाद आता है हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से रिलीज होता है बाइल जूस। ठीक है, ये बाइल जूस दो काम करता है। एक तो एल्कलाइन मीडियम बना रहा है, क्योंकि स्टमक से जो खाना आ रहा है वो क्या है? एसिडिक है, उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उस पे कौन सी एंजाइम काम कर सके? जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो एल्कलाइन मीडियम चाहिए उनको काम करने के लिए, तो उसके लिए ये एल्कलाइन मीडियम बनाता है बाइल जूस। दूसरा ये एक और काम करता है। क्या करता है? ये फैट ग्लोब्यूल्स को, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को चेंज कर देता है स्मॉलर में। तो ये होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर के बाद पैनक्रियास से भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। ये पैनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम्स होती है, एक होती है ट्रिप्सिन और एक होती है लाइपेज। ट्रिप्सिन में टी है तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, ये प्रोटीन डाइजेशन करती है, और लाइपेज फैट्स, जो इमल्सिफाइड फैट्स थे, इन पे एक्ट करती है। इसके अलावा इसमें इंटेस्टाइनल जूस भी होता है। और ये इंटेस्टाइनल जूस फाइनली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसका सरफेस एरिया बढ़ाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर, वो जिनको कहते हैं हम विलाई। ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मैं ये सभी बता रही थी। और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, वहां कोई डाइजेशन नहीं होता। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर जो भी वेस्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है बॉडी से। तो ये प्रोसेस यहाँ पे डाइजेशन का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। इसको आप रीड करिए, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, पढ़िए, और कोई भी डाउट होता है तो मुझको कमेंट्स में लिख के बताइएगा। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।